तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे इस चैप्टर में उनको हम समझ लेते हैं। आप 9th में भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं और आपको आता भी होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे जिससे 10th वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अगर आप क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी आप शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कराइए, आप उनसे लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अभी आपको हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जा रहे हैं उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपकी 100 नंबर की तैयारी हो सके। तो आप लोग एक बार हम पर विश्वास करिए, हमको पूरा उम्मीद है कि आपके विश्वास पर हम जरूर खरे उतरेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु को संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। और संख्याओं के जोड़ों को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं, जिसे x, y से हम प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जब हम किसी दो संख्या को एक जोड़े के रूप में लिख दें और वह जोड़ा अपरिवर्तित रहे, इस तरह से अगर उनको हम लिख दें कामा लगा के और इनका स्थान चेंज ना हो, तब वो क्या कहलाते हैं? आपके निर्देशांक कहलाते हैं। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहां पे। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई स्थिति है, यहां से आपको कोई वस्तु बताना है कि यहां पर कोई एक वस्तु है ए, तो यहां से आपको बताना है। जैसे अब ये देखना है कि ये इस तरफ से दाईं तरफ इसकी दूरी कितना है और इसका ऊपर की तरफ कितनी दूरी है। तो जैसे यहां पे हम खींच लिए और उसके बाद यहां से खींच लिए, तो ये पॉइंट मिला और यही पॉइंट जो आपका है वही क्या कहलाता है? निर्देशांक। भाई, आपको कोई भी वस्तु अगर कह दिया जाए कि आप दाहिने तरफ 5 इकाई दूरी जाइए या x इकाई दूरी जाइए, उसके बाद वहां से आप ऊपर की तरफ y इकाई दूरी जाइए, तब आप आसानी से उस वस्तु तक पहुंच सकते हैं। तो सही स्थिति किसी वस्तु की बताने के लिए आपको क्या करना होता है? निर्देशांक की जरूरत पड़ती है। यही अगर आपसे दिशा न बताई जाए और कह दिया जाए कि x दूरी चलिए और y दूरी चलिए, तो आप कहाँ चलेंगे? इधर भी चल सकते हैं, इधर भी और इधर भी आप चल सकते हैं, तो इसकी एग्जैक्ट दूरी आप नहीं बता सकते हैं। तो जो निर्देशांक होते हैं इनकी स्थिति भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको y और x लिख दें। अगर y x आप लिख दिए तब भी इसकी स्थिति इसकी चेंज हो जाएगी, आप यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। तो वस्तुओं की सही स्थिति बताने के लिए हमको जरूरत पड़ती है निर्देशांकों की। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए, चतुर्थांश क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं चतुर्थांश की। तो दो लंबवत अक्ष समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं और इस समतल को कार्तीय तल, निर्देशांक तल या XY तल बोलते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसका चित्र बना के समझते हैं। देखिए, ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? x डैश x, इसको बोलते हैं y और y डैश। तो दो लंबवत, एक ये लंबवत है, एक ये लंबवत है, दोनों को क्या किया गया?
एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, जिससे 4 पार्ट इसके बन गए और इन्हीं चारों पार्टों को आप क्या बोलते हो? कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल बोलते हो। अब देखिए, ये तो आपका क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु हो गया ये। अब मूल बिंदु से दाईं तरफ या ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो धनात्मक वैल्यू मिलती है, नीचे की तरफ या बाईं तरफ आप जाते हैं तो आपको ऋणात्मक वैल्यू मिलती है। तो देखिए, ये आपका है पहला चतुर्थांश, इसको बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश। आप समझ रहे हैं इतना? ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। अब 4 चतुर्थांश हो गए। अब चारों में आपको चिन्ह पता होना चाहिए कि चारों का जो चिन्ह है साइन वो क्या होगा, क्योंकि बिना साइन के आप एग्जैक्ट किसी भी वस्तु की या पॉइंट की आप स्थिति को बता नहीं सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे ये आपका हुआ, एक रेखा हम खींच लिए, यहां से आप घड़ी के उल्टा दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं, पहली रेखा जो आपकी है एक्स अक्ष के समांतर, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये पहला चतुर्थांश मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा चतुर्थांश। इस तरह से आपको मिल जाता है। अब चिन्ह देख लेते हैं। देखिए, यक्स वाला पहले लिखा जाता है, तो ये धनात्मक दूरी है, वाई वाली भी धनात्मक है, इसका जो चिन्ह होता है वो प्लस और प्लस होता है। दूसरे वाले देखते हैं। देखिए, एक्स वाला माइनस, वाई वाला प्लस, इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस और प्लस। तीसरे वाले में देखो, यक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो इसका जो चिन्ह हो गया वो माइनस और माइनस हो गया। चौथे का देखो, यक्स क्या है? प्लस में है, वाई क्या है? माइनस में है, तो इसका जो चिन्ह हो गया वो प्लस और माइनस। ये चारों जो चतुर्थांश है उनके क्या हो गए? चिन्ह हो गए। अब चिन्ह के बारे में आपको जानकारी हो गई और चारों चतुर्थांश कहां पे होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो गई। आप 9th में पढ़े होंगे भुज क्या होता है, तो थोड़ा सा आप यहां पे जान लीजिए, और कोटि क्या होती है। तो देखिए, यक्ष अक्ष पे जो दूरी चली गई होती है वो कहलाती है भुज, और जो वाई अक्ष पे दूरी चली गई होती है वो क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। तो यहां पे क्या है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, और ये क्या होता है? वाई अक्ष पर चली गई दूरी। ये आप समझ गए कि भुज और कोटि क्या होता है। अब यहां पे एक बात और समझना है, एक्स अक्ष पर बिंदु का जो निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, तो देखो यक्ष अक्ष पे जो बिंदु का निर्देशांक होगा, जैसे ये यक्ष अक्ष है, ये तो यक्ष अक्ष पे आप चल रहे हैं, वाई अक्ष पे तो चल नहीं रहे हैं। वाई अक्ष कहाँ है? मूल बिंदु पे है, तो इस पे जो दूरी चलेंगे वो कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे हम क्या मान लिए? एक्स प्लस माइनस एक्स लिख रहे हैं। वाई पे कुछ नहीं चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, तो अगर वाई अक्ष पे आप चल रहे हैं तो एक्स पे कोई दूरी नहीं चल रहे हैं, तो यहां पे एक्स 0 हो गया और वाई पे प्लस माइनस वाई। देखो, प्लस माइनस वाई इसलिए चले हैं क्योंकि इधर भी एक्स अक्ष ही है और इधर भी वाई अक्ष है और इधर भी वाई अक्ष है, तो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो किसी अक्ष पे जो निर्देशांक होते हैं उनको आप इस तरह से लिखते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। ये थोड़ा सा बेसिक था, 9th में भी आप इसको सब पढ़ चुके हैं। तो आइए हम अब आगे देखते हैं। अब हमको समझना है यहां से जो
10th का आपका है वो स्टार्ट होता है। वो थोड़ा सा बेसिक था, ये यहां से आपका 10th का स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, तो जो पहला टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर दो पॉइंट्स हैं, यहां पे हम मान लेते हैं ए, यहां पे मान लेते हैं बी, इन दोनों बिंदुओं को मिला रही रेखा, और इसका जो निर्देशांक है वो x1 और y1 है, और इसका जो निर्देशांक है वो x2, y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं को जो मिला रही है रेखा, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी कितना होगी, उसका फार्मूला यहां पे हम जानेंगे। तो देखिए क्या होगी, अंडर रूट, यहां पे कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। तो अगर इसका पूरा आपको निगमन करना होता है तो एक आपको क्या करना होता है, चतुर्थांश बनाना होता है। दो पॉइंट्स यहां पे हम लेते हैं ए और बी, इस तरह से, यही आपका होता है x1, y1, x2, y2। तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, इस चतुर्थांश में हो सकता है, इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है। तो वो किसी में भी आप अगर सॉल्व करते हैं वो सब के लिए क्या होता है, सत्य ही होता है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी आपका यूज होता है। तो देखिए, पहला है इसमें अंतःविभाजन। तो दो बिंदुओं, एक बिंदु है x1, y1, दूसरा है x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु जो x, y है, उसका आपको क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। एक हम फिगर यहां पे बना लेते हैं। देखिए, यहां पे हम ले लेते हैं एक पॉइंट A, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं B। ये है x1, y1, ये है x2, y2। देखिए, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो AB है। आंतरिक मतलब अंदर ही कोई एक पॉइंट है हमारा P, उसका निर्देशांक है x, y। यही पॉइंट इस रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसी पॉइंट का आपको क्या बताना है, निर्देशांक। उसका जो फार्मूला होगा, देखिए क्या बनेगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। उसके बाद y का क्या हो जाएगा, देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये जो पॉइंट है जो यम अनुपात यम के अनुपात में विभाजित कर रहा है, उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो याद आप ऐसे करेंगे कि देखिए, x वाले में x है, ऐसे दिमाग लगाएंगे, y वाले में y है। तो यम से शुरू हो रहा है, तो 1 है तो 2, 2 है तो 1। इसी तरह इसमें देखो, y वाले में 1 है तो 2, 2 है तो 1, और नीचे तो दोनों में m1 प्लस m2 है। इस तरह से आप याद करेंगे तो ये आसानी से आपको फार्मूला याद रहेगा। आइए हम अब देखते हैं वाह्य विभाजन क्या होता है। तो पहले हम एक बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। तो ये हम खींच लिए यहां पे एक रेखा A, इसका निर्देशांक है x1, y1 और इसका है x2 और y2। क्या कह रहा है, दो बिंदु A
x1 कामा y1 और b x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु x कामा y का निर्देशांक आपको बताना। बाह्य रूप से मतलब ये हुआ कि इसके बाहर कहीं विभाजित कर रहा है, यानी P यहां कहीं है, उसमें वाले में अंदर था और इसमें क्या है, बाहर है। कौन सा पॉइंट कर रहा है, ये वाला m1 अनुपाते m2। तो m1 क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक ये m1 होगा और यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो होता है m2। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो देखिए क्या बनेंगे, x बराबर m1 x2 माइनस हो जाएगा इसमें m2 x1 अपान m1 माइनस m2, और y क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो ये जो आपका सूत्र हुआ ये वाह्य विभाजन का हुआ। वाह्य विभाजन और अंतः विभाजन में सिर्फ माइनस का फर्क है फार्मूले में, बाकी उसी तरह से दोनों फार्मूले बनते हैं। तो ये भी फार्मूला आप याद रखिए। अब हम अगला फार्मूला देखते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो पहले हम बना लेते हैं एक लाइन यहां पे, ए ये है x1 कामा y1, ये है x2 कामा y2। तो क्या कह रहा है, बिंदु A x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का आपको क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। तो मध्य बिंदु यहां कहीं है, यहां, तो इसको क्या नाम दिए हैं, यहां पे नहीं लिखा तो हम क्या नाम दे देते, मान लीजिए P ही दे देते हैं, और x कामा y। तो इसी का निर्देशांक आपसे पूछा है। तो इसका निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आइए एक फार्मूला हम और देख लेते हैं, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो हम देख लेते हैं यहां पे कि त्रिभुज के शीर्षों, यहां पे लिख लेते हैं माना, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 कामा y1, x2 कामा y2 तथा x3 कामा y3 है। तो केंद्रक का निर्देशांक देखिए क्या बनेगा, केंद्रक का निर्देशांक तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, और y बराबर बनेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये आपका क्या बन गया, केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला बन गया। तो इस चैप्टर में जो भी फार्मूले यूज हो रहे थे उन फार्मूलों को हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इन सभी फार्मूलों को याद करिए, और जब अगले क्लास में हम प्रश्नावली जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे।